हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्माजेंस क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू लेसन जिसका नाम है हीमोपोइटिक सिस्टम या फिर इसको हम ह्यूमन ब्लड भी बोल सकते हैं। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एज पर टू दी न्यू सिलेबस। तो स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ब्लड। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, द ब्लड विच इज मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन ब्लड इज मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो एक मेन सर्कुलेटिंग, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा फ्लूइड नहीं है या फिर ऐसा कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है जो पूरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसके बाद हम ब्लड की डेफिनेशन देखेंगे। द ब्लड इज डिफाइंड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू consisting of intracellular substances which is known as plasma and blood cell floating in the blood. The color of blood ranging from dark red टू ब्राइट रेड। सो तो ब्लड की डेफिनेशन के बारे में हम पहले देखेंगे। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और उसके अंदर कौन से जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा और सेकेंड है हमारा ब्लड सेल्स। और इसका जो कलर है वो प्राइमरीली रेड है, पर कोई कोई ऑर्गन में इसका कलर ब्राइट रेड है तो कोई ऑर्गन में इसका कलर लाइट रेड है या फिर लाइटर कलर ऑफ या फिर लाइटर शेड ऑफ रेड है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेसन में, इस पूरे स्टडी को हम हिमेटोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, इट अपेयर्स ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेंस। मतलब जो ब्लड है, ब्लड का कलर रेड है, पर उसके शेड्स के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जो आपके आर्टरीज में है इसका कलर ब्राइट रेड है, मतलब एक लाइटर शेड ऑफ रेड है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बहुत कम होती है। और वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। तो इसके वजह से उसके कलर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो लेवल है उसके अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है, उसके वजह से उसका कलर का वो हमें दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। तो स्पेसिफिकेशन मतलब ऐसे कौन सी स्पेसिफिक फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, द ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म। इट इज ब्राइट रेड, स्लाइटली अल्कलाइन, pH is 7.4, salty, viscous fluid, heavier than water, specific gravity counts about 1.041 to 1.067। जो हमारा ब्लड है वो एक्चुअली एक मीसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। मीसोडर्म के बारे में मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हमारी एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, मतलब जाइगोट के अंदर जब हमारी एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो 3 लेयर से होती है। तो सबसे पहला आता है हमारा एंडोडर्म। एंडोडर्म सबसे अंदर प्रेजेंट होता है जाइगोट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा एक्टोडर्म जो जाइगोट के सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। और मीसोडर्म मतलब जो आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेवल या फिर जो लेयर प्रेजेंट रहती है सेल्स की, उसे हम बोलते हैं मीसोडर्म। तो ब्लड इसी मीसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। और इसका जो अल्कलाइन है मतलब ये बेसिक है, इसका पीएच है 7.4, इसका ये सॉल्टी इन टेस्ट है, विस्कस है मतलब ये पानी से बहुत ज़्यादा भारी है। और इसकी जो ग्रेविटी है या फिर इसकी डेंसिटी हम बोल सकते हैं वो है यूजुअली 1.41 से लेके 1.067 तक। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज अडल्ट साइज हैज 5040 लीटर, approximately 5 liters of blood, which depend upon age, sex and state of hydration, which constitute about 8% of body weight,
दिस प्रोपोर्शन इज लेस इन वुमेन एंड ग्रेटर इन चिल्ड्रन। तो जो हमारे बॉडी के अंदर कितने अमाउंट या फिर कितने लीटर का ब्लड प्रेजेंट रहता है वो है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 लीटर खून रहता है या फिर ब्लड की वॉल्यूम रहती है। वो वुमेन के अंदर कम रहती है और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब 5 लीटर से ज़्यादा ब्लड ब्लड वो चिल्ड्रन के अंदर रहती है और 5 लीटर या फिर 5 लीटर से थोड़ा कम मतलब 4.8 लीटर या फिर 4.9 लीटर वो वुमेन के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट, द लिक्विड पार्ट प्लाज्मा ऑक्युपाइंग 55% of volume and blood cell or corpuscles 45%. It seems to appear like soup in which water is plasma and blood cells which are suspended are the vegetables floating in it। मतलब जो ब्लड की कॉम्पोजिशन हम देखेंगे तो ब्लड एक्चुअली दो पार्ट से बने हुए हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट और इंट्रा सेलुलर पार्ट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है उसका नाम है प्लाज्मा और जो इंट्रा मतलब जो सेल के अंदर या फिर ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है बहुत कम मात्रा में जिसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं वो है ब्लड सेल्स। तो जो ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो उसका पहला है हमारा प्लाज्मा जो 55% ऑक्युपाई करता है और सेकेंड नंबर है जिसका नाम है ब्लड सेल्स वो 45% ऑक्युपाई करता है। तो ये एक सूप की तरह दिखाई देता है। अगर हम ब्लड को एक वेजिटेबल सूप से कंपेयर करें तो ये जो वाटरी फ्लूइड रहता है या फिर जो वाटर प्रेजेंट रहता है हमारे सूप के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट में रहता है वो एक प्लाज्मा रहता है। और जिसके अंदर जो वेजिटेबल्स हो गए या फिर आपके जो बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए या फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स के जो मंचाव सूप हो गए उसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो ब्लड सेल्स हो गए। वो एक फ्लोट करते थे मतलब आपके टोस्ट हो गए, आपके जो बहुत सारे सीरियल्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, जो टोमेटोज हो गए, वो एक ब्लड सेल के लिए हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला कंपोनेंट जिसका नाम है प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन viscous fluid. It contains 90 to 92% of water and 8 to 10% of solutes। उसके अंदर हम देखेंगे प्लाज्मा के अंदर क्या क्या सोल्यूट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला प्रेजेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है? तो सबसे पहला आता है हमारा सीरम अल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे हिपैरिन और सबसे लास्ट वाला जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स देखेंगे जो नेक्स्ट सेकेंड सल्यूट है वो है हमारा ग्लूकोज, फिर है हमारा अमाइनो एसिड, फिर है फैटी एसिड और फिर लास्ट का है ग्लिसरॉल। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो द ब्लड सीम्स टू अपेयर लाइक सूप, द वाटरी पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा 55% एंड वेजिज विच आर लाइक ब्लड सेल्स 45%। तो ब्लड सेल के अंदर एक्चुअली 3 टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती है हमारे ब्लड के अंदर। तो सबसे पहला है हमारा आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और जो सबसे लेस अमाउंट में ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड के अंदर जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सूप है। सूप के अंदर जो आपको डार्क ग्रीन कलर का जो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंपोनेंट दिखाई दे रहा है उसको हम प्लाज्मा बोल सकते हैं, और जो व्हाइट जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है कि ब्लड एक वेजिटेबल सूप के जैसा भी दिखाई दे सकता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा के अंदर तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो मेटाबॉलिज्म हुए हैं तो मेटाबॉलिज्म के बाद जो बाय प्रोडक्ट है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है तो उसका वो कौन सा है। तो सबसे पहला आता है हमारा यूरिया, फिर आता है यूरिक एसिड, फिर आता है हमारा अमोनिया एंड सबसे लास्ट जो है क्रिएटिनिन। मतलब क्रिएटिनिन के बारे में आप बता देता हूँ कि जब हम पानी पीते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक यूरिन में फॉर्म हो जाता है।
जब हम कुछ खाते हैं, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी या फिर हम कुछ ज़्यादा जो खाते हैं उसका कन्वर्जन एक फीसेस में हो जाता है या फिर एक नाइट्रोजनस वेस्ट में हो जाता है। पर जब हम एक मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर मसल मूवमेंट करते हैं या फिर लोकोमोशन करते हैं तो उस दौरान जो एक वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है उस वेस्ट मटेरियल का नाम क्रिएटिनाइन रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट। तो कौन से है, तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है और गैसेस भी प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे जो 45% ऑफ जो कंपोनेंट है प्लाज्मा के अलावा जो सेलुलर कंटेंट है तो वो कौन से है, तो एक्चुअली वो 3 टाइप के कंपोनेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आरबीसी, उसके बाद है डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में देखेंगे। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स इज इक्वल टू ह्यूमन ब्लड। एक्चुअली ह्यूमन ब्लड सिर्फ 2 ही चीजों से बना हुआ है। तो सबसे पहला है हमारा प्लाज्मा, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं बट जो मैक्सिमम कंपोनेंट है प्लाज्मा के अंदर वो है वाटर, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन है, बहुत सारे शुगर्स है, बहुत सारे फैट्स है, हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन है, मिनरल सॉल्ट है जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत बड़ा योगदान करता है। और साथ ही साथ ब्लड सेल्स है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में, वो हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ये जो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे जो एंजाइम्स है उसके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरम के बारे में, मतलब सीरम होता क्या है। सीरम इज fraction of blood which is filtered through mesh of blood clot. It lacks blood cells, blood clotting factors which are normal component of the blood. In other words, serum is blood minus blood cells and blood clotting factors. जो सीरम है वो एक प्लाज्मा का ही कंपोनेंट है बट उसके अंदर ब्लड सेल्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वो एब्सेंट रहते हैं, बाकी सब प्रेजेंट रहता है जैसे कि मिनरल सॉल्ट हो गए, शुगर्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गए एक्सेट्रा। उसके बाद सीरम एल्ब्यूमिन देखेंगे, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड इज फॉर्म्ड इन लीवर। और इसके फंक्शन हम देखेंगे, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एट इट्स नॉर्मल लेवल एट 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद हम देखेंगे सीरम ग्लोबुलिन, दे आर फॉर्म्ड इन लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू। और इसके जो फंक्शन है सीरम ग्लोबुलिन के उसका है टू गिव इम्यून रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब हार्मोन्स एंड इनहिबिशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या फिर हार्मोन बोल सकते हैं हम इसको। तो सीरम एल्ब्यूमिन का जो फंक्शन है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करना एक नॉर्मल सा, या फिर सिंपल भाषा में बोलूँ तो। और सीरम ग्लोबुलिन का क्या काम है, उसका पहला काम है हमारा इम्यून सिस्टम बनाना या फिर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, सीरम ग्लोबुलिन का काम। दूसरा है हार्मोन्स और मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना जहाँ उसकी ज़रूरत है। और तीसरा है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसका इनहिबिशन करना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन के बाद। तो दिस आर सब्सटेंसेस विच आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद हम देखेंगे फाइब्रिनोजेन, दिस आर सिंथेसाइज इन लीवर एंड आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। और मिनरल सॉल्ट के बारे में हम देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स के जो फंक्शन है वो हम अब देखेंगे। तो ये तीनों फंक्शन जैसे कि फाइब्रिनोजेन हो गया, मिनरल सॉल्ट हो गया और क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, ये हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है पर हमारे बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। और ये इसीलिए चाहिए क्योंकि जो मेजर फंक्शनिंग या फिर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसका जो वर्क है वो स्मूथली काम कर सके। इसका पहला फंक्शन है सेल फॉर्मेशन, मतलब जब सेल नया सेल बनाता है तो उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स और फाइब्रिनोजेन का जरूरत पड़ता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त पड़ता है, नर्व इम्पल्स के वक्त पड़ता है और मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस
मतलब बफरिंग का काम करता है। मतलब जो फाइब्रिनोजेन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गया या फिर मिनरल सॉल्ट हो गया, इन तीनों का काम एक बफर एक्शन की तरह करता है हमारे बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, जो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को इंक्रीज नहीं होने देता, एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करके रखता है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट, जिसका नाम है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय lymphoidal tissues in the lymph. Foreign materials, example microbes, act as antigen stimulating lymphoid cell to produce antibodies। और इसकी फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम प्रोडक्शन। मतलब एंटीबॉडीज का उसके नाम में ही उसका मीनिंग बताया है। तो एंटीबॉडीज एक ऐसे प्रोटीन है या फिर ऐसे प्रोटीटिव सब्सटेंस है जो बाहर से आए हुए जर्म्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर वायरस हो गए, इसके खिलाफ वो लड़ता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर उस बैक्टीरिया को या फिर उस वायरस को वो किल करता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसका फंक्शन है इम्यून सिस्टम प्रोडक्शन। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता भी है और ज़रूरत पे उसे इंक्रीज करता है या फिर उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने नीचे एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही जंप करना है या फिर आपको उसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सीधा उसी पॉइंट के ऊपर जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ ब्लड। यह नेक्स्ट टॉपिक है, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू दी लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। पहला ब्लड का फंक्शन क्या है? वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है उसी ऑक्सीजन को हमारे सेल के या फिर हमारे बॉडी के हर सेल को पहुंचाने का काम ब्लड करता है, और वो उसी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे नाक से लेके नाक तक बाहर जाने का रास्ता कौन देता है? ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट मटेरियल फ्रॉम alimentary canal to tissues and cell waste materials to excretory organ, example kidneys। मतलब ये ऑक्सीजन या फिर जो रेस्पिरेटरी गैसेस बोलते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब ये ऐसे गैसेस रहते हैं या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस रहते हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सिर्फ दो ही टाइप के गैसेस है, सबसे पहला है ऑक्सीजन और सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता ही है, बट साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से प्रोडक्शन होता है तो उसको उसके हर एक बॉडी में पहुंचाने का काम ब्लड करता है। उसके बाद एक्ट एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड विटामिन। उसके बाद देखते हैं हम मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। उसके बाद हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस मतलब एक बफर का काम करता है, वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ वो एक बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। हमारी बॉडी एक हीमोपोइटिक या फिर एक गर्म खून जिसको हम बोलते हैं के दो टाइप के बॉडी टेम्परेचर रहते हैं। एक रहते हैं पाइकोलियोथर्मिक, जैसे कि हमारा स्नेक हो गए, उसकी जो बॉडी रहती है वो ठंडी रहती है, या फिर उसका जो ब्लड रहता है ब्लड का टेम्परेचर ठंडा रहता है। और जो हम रहते हैं हीमोकिलोथर्मिक, जिसकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है क्योंकि सर्वाइवल के लिए वो हमारे बॉडी को का टेम्परेचर मेंटेन करता है। डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान है। और ब्लड प्रेशर भी काम करता है, जैसे कि हमारा सीरम एल्ब्यूमिन। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट मटेरियल विच प्रिवेंट ब्लड लॉस व्हेन डैमेज ऑकर्स टू द ब्लड वेसल्स। मतलब ये जो प्रोटीन्स है, मिनरल सॉल्ट हो गए या फिर हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इसके साथ साथ जो ब्लड क्लॉटिंग है या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन का काम
ये ब्लड करता है, क्योंकि जब कभी ब्लड लॉस होता है तो उसको क्लॉट करने का काम यही ब्लड करता है, ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं हो सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। यह सबसे लास्ट पॉइंट होगा हमारे इस पार्ट में, जिसका नाम है हीमोपोइटिक सिस्टम पार्ट 1। तो इरेथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। आफ्टर फॉर्मेशन they pass to normal circulation and remains in circulation for 120 days. The process of development of red blood cells is known as erythropoiesis. मतलब जो हीमोपोइसिस है, इसके अंदर मतलब हीमोपोइसिस और इरेथ्रोपोइसिस दोनों एक ही है, और इन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस या फिर इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और जो ब्लड सेल्स की जो ये है लाइफ स्पैन, वो है 120 डेज, और वो कहाँ होती है ब्लड प्रोडक्शन या फिर ब्लड सेल प्रोडक्शन, वो आपके रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट रहती है या फिर होती है। उसके बाद देखो, ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन रहता है वो समय समय से बदलता रहता है। मतलब जब आप एक फीटल स्टेज में रहते हो तो फीटल स्टेज में कई और होता है, जब आप एक चाइल्डहुड में रहते हो या फिर एक बेबी स्टेज में रहते हो तो उसका रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहीं और होता है, जब आप अडल्ट स्टेज में होते हो तो उसका प्रोडक्शन कहीं और रहता है। तो सबके बारे में हम देखेंगे। इन फीटल स्टेज इट ऑकर्स इन मीसोडम, लिवर सेल्स एंड बोन मैरो। In child stage up to 20 years, it occurs in bone marrow, liver and spleen. And in adult stage, it occurs only in red bone marrow of long bones. मतलब जब वो फीटल स्टेज में रहता है, फीटल स्टेज में वो एक तो मीसोडम में होता है या फिर लिवर सेल्स में होता है या फिर बोन मैरो में होता है। जब वो एक चाइल्डहुड स्टेज में रहता है तो उसका एक तो वो बोन मैरो के अंदर जनरेशन होता है इरेथ्रोपोइसिस या फिर लीवर या फिर स्प्लीन में होता है। बट जब वो एक अडल्ट स्टेज में रीच होता है या फिर वो प्यूबर्टी हिट करता है तो वही इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस हमारे रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन, मतलब आपके थाई बोन के रेड बोन मैरो के अंदर ही होता है, कहीं और होता नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे। दे ओरिजिनेट फ्रॉम hemocytoblast and follows two main lines of development to the stage of development to the stage of maturing. When they enter into bloodstream, one matured cell and another is hemoglobin. The various stages of erythrocytes are, मतलब ये एक वेरियस स्टेजेस है। मतलब वो जब रेड ब्राउन मैरो में जो इरेथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती रहती है तो उसके अंदर कौन से टाइप के सेल्स जनरेट होते रहते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट का कन्वर्जन होता है प्रो इरेथ्रोसाइट्स में, प्रो इरेथ्रोसाइट्स का कन्वर्जन होता है इरेथ्रोब्लास्ट में, इरेथ्रोब्लास्ट का होता है नॉर्मोब्लास्ट में, नॉर्मोब्लास्ट का कन्वर्जन होता है रेटिकुलोसाइट में, रेटिकुलोसाइट के होने के बाद ये होता है इरेथ्रोसाइट में। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड बोन मैरो इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप ब्लड सेल को भी जनरेट कर रहे हो या फिर प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप रेड ब्लड सेल को भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो दोनों के प्रोसेस को हम एक तो हीमोपोइसिस बोलते हैं या फिर इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। दे ओरिजिनेट from hemocytoblast and follows two main line of development to the stage of maturing when they enter the bloodstream. Once the maturation of the cell, the other is the formation of hemoglobin inside the cell. एक बार वो मैच्योर हो जाने के बाद, मतलब वो एक फुल्ली इरेथ्रोसाइट में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और उसके साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी उसके साथ ज्वाइन होता है या फिर जुड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, ये है रेड बोन मैरो। ये आपकी थाई बोन है या फिर इसको हम लॉन्ग बोन भी बोल सकते हैं। तो इसके रेड बोन मैरो के अंदर आपका रेड ब्लड सेल्स भी जनरेट होता है
उसके बाद आपका वाइट ब्लड सेल्स जिसके अंदर लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, इएसनोफिल है, बेसोफिल है और न्यूट्रोफिल्स है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले समय में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। ये तीनों टाइप के सेल्स आपके रेड बोन मैरो में ही जनरेट होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको आपको ब्लॉग्स पढ़ना है तो आप गूगल पे फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैंने फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ब्लॉग्स डाले हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। थैंक यू।